सोमवती की दो बेटियां थी, विधि और निधि। जुड़वा होने के साथ साथ वो दोनों दिखने में भी एक जैसी थी और दोनों बहनों में बहुत प्यार था। निधि विधि के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनकी माँ ने अकेले ही उन्हें पाला था। उनकी दादी उनके साथ उन्हीं के घर पर रहती थी, जिनका नाम कमला देवी था। वो अक्सर दोनों बहनों में फर्क नहीं कर पाती थी। निधि, तूने माँ को इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया कि कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? दीदी, मेरा इंटरव्यू आज है और मैं माँ को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं माँ को बताऊंगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं बताऊंगी। इससे उन्हें दुख भी नहीं होगा और आप मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। विधि तो पहले से ही एक स्कूल में टीचर थी और निधि ने भी बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। और फिर घर आकर माँ, दीदी, कहाँ हो सब? क्या हुआ निधि, इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और अब मैं जॉब करूँगी और अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी कमला देवी आती है और निधि की बात सुनकर बोलती है, विधि बेटा, तू तो इतने अच्छे स्कूल में टीचर थी, तो फिर दूसरी जगह काम करने का क्या मतलब है? अरे दादी, मैं विधि नहीं निधि हूँ, कभी तो पहचान लिया करो। बचपन से देखा है आपने हमें। अरे एक तो तुम्हारी शक्लें एक जैसी हैं और तुम कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो, कोई कैसे बताए भला? क्यों दादी, माँ भी तो पहचान लेती है ना हमें। तभी वहाँ विधि आ जाती है और बोलती है, निधि, तुम जानती हो हम दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, जो दादी आज तक नहीं समझ पाई और माँ ने हमें पैदा किया है तो माँ अच्छे से जानती है। दोनों बहनें एक जैसी होने के कारण कोई भी उनमें फर्क नहीं कर पाता था, लेकिन उनकी माँ सोमवती समझ जाती थी कि दोनों में एक ही फर्क था। निधि हमेशा तेज और ज्यादा बोलने वाली मुंहफट लड़की और विधि बहुत नरम स्वभाव की और प्यार से बोलने वाली लड़की। ऐसे ही दिन बीतते और अब निधि और विधि दोनों ही जॉब करती हैं। विधि एक स्कूल में टीचर थी और निधि बैंक में जॉब करने लगी। और फिर एक दिन, निधि, विधि बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जी माँ, बोलिए। हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? तुम दोनों के लिए रिश्ता आया है। माँ, आप तो जानती है ना कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। देखो बेटा, शादी तो सभी को करनी होती है और रिश्ता अच्छा है। तुम दोनों एक ही घर में जाओगी और मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। माँ, आप हमसे पूछे बिना रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकती हैं? आप तो जानती हैं हम दोनों बचपन से ही एक ही दिन शादी करना चाहती थी। बेटा, तुम्हारी दादी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी तुम दोनों एक ही घर में जाओगी, इस बात की तसल्ली रहेगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखोगी। ये बात तो ठीक है माँ, लेकिन। अरे लेकिन क्या बेटा, परेशान मत हो, दोनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं और परिवार भी अच्छा है। सोमवती के बहुत समझाने के बाद निधि विधि दोनों मान जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और फिर उनकी शादी का दिन आता है और निधि विधि आज बहुत खुश थी, क्योंकि उनके बचपन का सपना आज पूरा होने जा रहा था। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम बचपन से ही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी शादी एक ही घर में होगी। निधि, विधि, तुम दोनों तैयार हो गयी? जी माँ, बस आ रहे हैं। माँ, बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं? मेरी दोनों बच्चियाँ परियां लग रही हैं। जल्दी चलो, तुम्हारी दादी भी बुला रही है। उन्होंने कहा है कि शादी की रस्मों से पहले दुर्गा माँ की पूजा करनी है। ठीक है माँ, हम दोनों अभी आते हैं। वैसे सब मेहमान आ गए? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, तभी तो तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं ये आंचल, सुमन, राधिका कहाँ रह गई? निधि, तूने राधिका को बुला लिया? तुझे पता है ना वो कितनी घमंडी है, बाकी सबको बुला लेती। मैं भी कुछ अपने खास दोस्तों को ही बुला पाई हूँ। दीदी क्या करती, जब से सुमन के घर गई तो वहीं राधिका मुझे मिल गई और वो जिद करने लगी कि मुझे भी शादी में बुलाओगी नहीं क्या? तो आप ही बताइए माँ, मैं कैसे ना बुलाती? अरे निधि, विधि, तैयार नहीं हो गई हो क्या तुम अब तक? कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो आने दो। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। देखो दादी भी बुला रही है, चलो जल्दी करो। आप चलिए, हम आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहनें नीचे आती हैं। दोनों ने लाल कलर के लहंगे पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें सब देखते रह गए। जैसे ही वो नीचे पहुँची तो वो देखती है कि उनकी सारी फ्रेंड्स में राधिका भी आई थी। और तभी विधि बोलती है, मुझे पता था ये राधिका जरूर आएगी, मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आने लगता है। अरे दीदी, उस पर ध्यान मत दो, आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, आप अपने खुशियों के दिन को ऐसे बर्बाद मत करो। कांग्रेचुलेशन विधि और निधि, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सुना है तुम दोनों एक ही परिवार में जा रही हो? हाँ, तुमने सही सुना है, हम दोनों एक ही परिवार में जा रही हैं। अरे दोनों बहनें आज के दिन कौन सी बातें करने लग गई? आओ
इधर, दुर्गा माँ का आशीर्वाद ले लो। आओ आओ, दोनों आशीर्वाद ले लो। उसके बाद दोनों बहनें दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेती हैं। उन्हें देखकर राधिका के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। बहुत खुशी मना रही है ना ये निधि और विधि। इन्हें तो मैं बताऊंगी। ये विधि की बच्ची ने मुझे स्कूल से निकलवाया था ना, आज इसे मैं बताती हूँ। राधिका तो ऐसा सोच रही थी और वहाँ शादी की रस्में शुरू होने वाली होती है। जैसे ही वरमाला के लिए फूल मंगाए जाते हैं तो राधिका आगे बढ़कर खुद फूल लेने जाती है और वो फूलों में खुजली की दवाई मिलाकर लगा देती है और फिर वो फूल ले जाकर वरमाला के लिए देती है। लेकिन जैसे ही वरमाला की रस्म पूरी होती है तो निधि और विधि को कुछ नहीं होता। ये देखकर राधिका को बहुत हैरानी होती है। उन दोनों बहनों को कुछ नहीं हुआ, यही वो सोचने लगती है। मैंने तो खुजली की दवाई इतनी सारी डाली थी लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, ये तो बहुत खुश है। राधिका को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे बच्चे के हाथ में वो खुजली की दवाई दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जो दवाई डाली वो खुजली की नहीं बल्कि गंगा जल थी और खुजली की दवाई तो वो बच्चा ले गया था। वो समझ जाती है कि ये सब दुर्गा माँ की करनी है। फिर वो माफी मांगती है और मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भक्त को चोट पहुँचाने की कोशिश की। आज के बाद मैं कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। उसके बाद में वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। शादी की रस्मों को बहुत एंजॉय करने लगती है। ये सब निधि विधि देखकर खुश होते हैं और वो भी अपनी शादी को फुल एंजॉय करते हैं और हंसी खुशी उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। रागिनी और सुमित्रा बाजार में एक दूसरे से टकराते हुए बोलती हैं। अरे अंधी है क्या? खुद को दिखाई नहीं देता और मुझे अंधी बोल रही है। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ कैसे? दो चोटी वाली रागिनी, तुम यहाँ रहती हो? हाँ, ये मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। रागिनी और सुमित्रा दोनों ही बचपन की सहेलियाँ थी और कितने सालों बाद अब बाजार में अचानक दोनों मिली थी। रागिनी सुमित्रा को अपने घर लेकर जाती है। यहाँ बैठ, अपना ही घर समझ। नैन्सी, मोनिका, बेटा देखो कौन आया है। जी मम्मी कौन आया है? जरा देखो, सुमित्रा आंटी आई हैं। अच्छा मम्मी, ये वही सुमित्रा आंटी है ना जिनके बारे में आप हमें बचपन में बताती आई हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ बेटा, ये मेरी बचपन की सहेली सुमित्रा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। रागिनी, तेरी बेटियां तो एकदम एक ही जैसी दिखती है। एक जैसी शक्ल, एक जैसे बाल, एक जैसे रंग रूप। मोनिका और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। हाँ, कभी कभी तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों में। तुम तो जानती हो ना कि ये दोनों हमशक्ल है। अब मुझे इनकी शादी की टेंशन होने लगी है। दोनों जिद्दे भी बहुत है, कहती हैं कि एक ही घर में शादी करेंगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मेरे भी दो बेटे हैं, आलोक और पुनीत, और वो भी जुड़वा है। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी बेटियों की शादी मैं अपने बेटों से करवाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी सोच है। हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। लेकिन मैं अपनी बेटियों की शादी का फैसला खुद नहीं ले सकती। ये बात मैं उनसे पूछकर ही तुम्हें बताऊंगी। रागिनी ने अपनी बेटियों को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था और हमेशा उनकी जिंदगियों के फैसले उन पर ही छोड़े थे। इसीलिए वो शादी का फैसला भी अपनी बेटियों से बिना पूछे नहीं करना चाहती थी। और नैन्सी और मोनिका भी बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का कोई कहना नहीं टालती थी। फिर एक दिन रागिनी सुमित्रा के घर जाती है। अरे बातें तो हो गई, अपने दोनों बेटों को तो दिखा दे। सुमित्रा अपने दोनों बेटों को आवाज लगाती है। आलोक बेटा, पुनीत भैया को बुलाकर इधर आओ। अंदर से एक आवाज आती है। आया मम्मी। आलोक और पुनीत जैसे ही हॉल में आते हैं तो रागिनी पुनीत को देखते ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि आलोक जितना गोरा था पुनीत उतना ही काला था। लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। पुनीत को काला देखकर रागिनी चुप हो जाती है और दोनों ही लड़के बहुत समझदार और संस्कारी होते हैं। वो रागिनी को देखते ही उनके पैर छूने लगते हैं और वो अपनी सहेली सुमित्रा से बोलती है। सुमित्रा, ये दोनों तो मेरी बेटियों की तरह हमशक्ल हैं। सिर्फ रंग का फर्क है और तुमने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं इन्हें। इतना कहकर रागिनी चुप हो जाती है और मन में सोचती है, एक बेटा इतना गोरा और दूसरा इतना काला, ये हमारी मोनिका के साथ ऐसा लगेगा कि हंस के साथ कौवा हो। ऐसा सोचकर रागिनी हंसने लगती है और पुनीत उस हंसी को देखकर समझ जाता है और अपना सर नीचे झुकाकर चला जाता है। उसके बाद रागिनी अपने घर चली जाती है और घर पहुँचकर वो अपनी बेटियों से बोलती है, नैन्सी, मोनिका इधर आओ। जी मम्मी। हाँ मम्मी, बोलिए ना। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम एक बार पुनीत और आलोक से मिल लो, फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। पर माँ, ये सच भी तो है कि हमने ये फैसला आप पर छोड़ दिया है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ माँ, दीदी सही बोल रही है। आप तो मिल आई हो ना उन दोनों से, तो आपको कैसे लगी वो दोनों? बेटा, मुझे तो आलोक अच्छा लगा, पर पुनीत बहुत काला है। अपनी मोनिका के साथ अच्छा नहीं लगेगा। और कल सुमित्रा अपने बेटे आलोक को लेकर घर आएगी। एक
एक बार तुम मिल लो, अच्छा रहेगा। मैंने सुमित्रा को बोल दिया है कि पुनीत को भी लेकर आना, तो वो कल घर आ रहे हैं तुमसे मिलने। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे दिन सुमित्रा अपने बेटे पुनीत और आलोक के साथ रागिनी के घर आती है, जहाँ रागिनी उनका स्वागत करती है और अपनी बेटी मोनिका और नैन्सी को आवाज देती है, मोनिका मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ बेटा। मोनिका को लगता है कि उसकी बहन को देखने आलोक आया है, लेकिन साथ में पुनीत भी आया था। और जैसे ही मोनिका पानी के गिलास को लेकर मेहमानों के सामने आती है, पुनीत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी मम्मी हैं। पुनीत के इतना बोलते ही मोनिका समझ जाती है कि उसकी माँ काले रंग को लेकर जिसका मजाक बना रही थी वो कोई और नहीं पुनीत था। और पुनीत और मोनिका एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी अच्छी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें पता भी ना चला। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए और आज अचानक ही सामने आ गए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कैसे? मम्मी, पुनीत और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। दीदी, ये वही पुनीत है ना जिसके बारे में आप हमेशा बात करती थी और प्यार भी करने लगी थी? ये क्या कह रही हो? मेरी फूल जैसी बेटी काले कौवे से प्यार करेगी? मम्मी, काला या गोरा देखकर प्यार नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। वैसे भी रंग तो भगवान ने सिर्फ दो ही बनाए हैं ना, काला और गोरा, और हम दोनों भी तो एक जैसे हैं। भले ही पुनीत का रंग काला हो, लेकिन दिल तो साफ है ना। हाँ आंटी, मोनिका और मैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भले ही मेरा रंग काला है, लेकिन मैं आपकी मोनिका को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अरे तू भी कहाँ काले गोरे के चक्कर में पड़ रही है। जब बच्चे पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था। काले गोरे के रंग में फंसकर मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। आंटी, आप माफी मत मांगो, आप मेरी माँ जैसी हैं। उसके बाद सबके समझाने पर रागिनी मान जाती है और मोनिका और पुनीत और उधर आलोक और नैन्सी की शादी होती है। दोनों जुड़वा बहनें जो बचपन से साथ रहती थी, वो अब एक साथ एक ससुराल में जाती हैं, जहां मोनिका को काले रंग का पति यानी पुनीत मिलता है और नैन्सी का पति आलोक बहुत ही गोरा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।